Hello students, we will study scope and significance of macroeconomics. There are 6 points in scope and 6 in significance. And we will start with the scope. Scope first. Scope होता है area of study. Area of study. First point is estimation of national income and related aggregates. नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की डेफिनेशन से डील करती है और एस्टिमेशन ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे जीडीपी, एनडीपी एक्सेट्रा. सेकेंड इज थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट की थियोरी को स्टडी करता है, स्पेशली केनेशियन थियोरी जिसके बारे में मैंने आपको +1 में भी बताया था. केनेशियन थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ को बताती है और रेमेडीज़ बताती है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी में ठीक किया जा सकता है. थर्ड जो स्कोप के अंदर पॉइंट आता है वो है थ्योरी ऑफ मनी. मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. इसमें क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताया जाता है कि बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं. उनकी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जो आपको अलग से चैप्टर में पढ़ाई जाएगी. इसमें होता है आरबीआई का रोल कि वो कैसे सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है. इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फिलहाल इतना ही याद रखना है कि थ्योरी ऑफ मनी जो है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन एंड रोल ऑफ आरबीआई के बारे में बताया जाता है. देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल जिसमें इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बताते हैं. ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट में इकोनॉमी के इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो कैसे आ जाता है फेज़, और डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, एवरीथिंग जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो फेज़ कैसे आता है. ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के द्वारा ही पता चलता है. देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है स्कोप में रोल ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादातर हम गवर्नमेंट बजट की ही बात करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है गवर्नमेंट बजट को कि गवर्नमेंट बजट का इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है. देन हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन और मैनेज कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द कंट्रीज़. ठीक है कि पेमेंट टू एंड फ्रॉम द कंट्रीज़ टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड उनको कैसे मैनेज किया जाना है, कितने पैसे एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से लेने हैं और किसी दूसरी कंट्री को पेमेंट करनी है, उसका बैलेंस जो है वो कैसे मेंटेन करना है, ये बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये था इसका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें बेसिकली ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स की और इसका फोकस जो होता है वो इन इश्यूज़ को एक्सप्लेन करता है जैसे हाउ इकोनॉमी फंक्शंस, इकोनॉमी कैसे काम करती है, हाउ कैन इट बी मैनेज्ड, और इसमें ये बताते हैं कि इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज करना है ताकि समाज की भलाई हो सके, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट अचीव कर पाए. अब चलते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ. नाउ कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सिग्निफिकेंस में भी हमारे पास 6 पॉइंट्स आएंगे जिनको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है. उसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी. डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को डीपली डिस्क्राइब करता है. एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ये कैसे करना है ये आपको स्कोप में बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है. तो उसके इम्पोर्टेंस में आएगा कि एस्टिमेशन ऑफ जो नेशनल इनकम करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में कैसी है उसका नेचर एंड लेवल बताती है. देन थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें बताते हैं कि कैसे इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हैंडल करना है और सॉल्व करना है. देन गवर्नमेंट बजट, किस तरह से गवर्नमेंट बजट जो है वो इकोनॉमी को रेगुलेट करता है. देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा रास्ता है बताता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है. इसमें प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी बनाए जाते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो इकोनॉमी की ज़रूरत है उस तक पहुंचा जा सके. देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिरता को अचीव करने में भी हेल्प करती है.
आरबीआई या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी द्वारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस को बताता है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे मैंने अभी आपको स्कोप में बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस में भी हम वैसे ही लिखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जो है वो कंट्री ई के रिलेशन बताता है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्सपोर्ट कितना करना है, इंपोर्ट कितना करना है, इसकी जानकारी देता है ताकि बैलेंस बनाया जा सके बिटवीन द पेमेंट्स टू द कंट्री एंड फ्रॉम द कंट्री। देन हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है गरीबी और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को, और इसके मैक्रो मॉडल्स को इस्तेमाल किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट काम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसका लास्ट जो पॉइंट है वो आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे वेरिएबल्स को की इंफॉर्मेशन देता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन की कंट्री में कितनी कंजम्पशन होएगी, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब लोग कंट्री में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये सारी इन्फो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पॉलिसी बनाने में काम आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बात कर लेना। थैंक यू।